हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए जो भारतीय इतिहास के टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे उसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। तो जो अब की एसएससी का मेरा स्लोगन है, क्या आपका होना चाहिए, अब की बार एसएससी पार, यानी आपकी पहले ही प्रयास में हमारा एसएससी पार होना चाहिए। तो चलते हैं, एक बार आप बोलिए कि अब की बार एसएससी पार, क्या अब की बार एसएससी पार। तो चलते हैं, आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो अभी तक ऑफलाइन परीक्षा में पूछे गए, कब 2016 से 18 तक जितने भी एसएससी की ऑफलाइन एग्जाम हुए उनमें जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले क्लास को भी अगर लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम आपको नियमित रूप से क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में ये भी बताना है कि आप लोगों के कितने सही हुए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखिएगा जो ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे, आपसे पूछा जा रहा है। जो बिंबिसार थे वो किस साम्राज्य के राजा थे, तो आप लोग आंसर देंगे हर्यक। उसके बाद अजात शत्रु डैश का बेटा था, आपसे पूछा जा रहा है जो अजात शत्रु था वह किसका बेटा था, तो आप लोग आंसर देंगे बिंबिसार। सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है सिकंदर महान कितने शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुआ था, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे क्या 356 ईसा पूर्व। फिर देखिएगा, सिकंदर ने हाइडेस पीच के युद्ध में डैश को हराया था, तो सिकंदर ने किससे हाइडेस पीच के युद्ध में हराया था, तो आप लोग आंसर बताएंगे पोरस। इसे हाइडेस पीच को विशस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, जो विशस्ता है उसका भी युद्ध कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। जो ऑफलाइन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, तो आप लोग आंसर बताएंगे मगध। उसके बाद 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी, आपसे पूछा जा रहा है। जो गंधार थी उसकी राजधानी कहाँ थी, आप लोग आंसर बताएंगे तक्षशिला। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहा जाता था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहा जाता था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर व्यापारियों देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब चलते हैं, जो एसएससी में अभी तक ऑफलाइन एग्जाम हुए 2006 से 2015 उनके प्रश्न, और ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 2018 तक हुए हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न आए हैं एसएससी में। तो पहला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ, तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। तो चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अगर इसका आंसर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जो लौह युग है वो जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, लोहे के प्राचीनतम लोहे के प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से हो जाती है। अहिछत्र अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर मथुरारोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृतभांड कहा जाता था। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
मगध में किसका विशाल भंडार था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उसमें मगध में सबसे ज़्यादा भंडार किसका था? तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी लोह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लोहे का विशाल भंडार था। आपसे पूछा जा रहा है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य में लोहे का विशाल भंडार था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए कौन सा सबसे प्रथम शासक उत्तरदायी? आपसे पूछा जा रहा है कि मगध राज्य के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो आप लोग बताइए कि मगध राज्य के उत्कर्ष के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ये जो प्रश्न है एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे, जितने भी मेरे एसएससी जीडी या एसएससी की योद्धा हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रबोध यानी अवंतिका शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये प्रश्न जितने हम आपको बता रहे हैं सभी पूछे जाते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य था जिन्होंने सबसे पहले युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। ये जो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ परीक्षा 2000 पूछा गया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताइए। चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मगध, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथियां पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में स्रोत संबंधित क्या प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन काल में स्रोत लिखे जाते थे वो ज़्यादातर किस भाषा में लिखे जाते थे या कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी। तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 का पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं इसकी आंसर देखते हैं। अगर इसका आंसर आप लोगों ने दिया ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? आप लोग बताइए कि जो हेरोडोटस है उन्हें क्या माना जाता है। ये प्रश्न जो है एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है या माना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। क्या अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? कहाँ लड़ी थी? आप लोग बताइए। जो प्रश्न एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए हाइडे स्पीच, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध यानी प्रसिद्ध युद्ध हाइडे स्पीच नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया, उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी
भाषा में हाइड स्पीच कहा जाता है। इस प्रकार आपको ये जो पहला और दूसरा इसका दोनों आंसर सही हो सकता है। कौन? इसी झेलम को वितस्ता भी कहा जाता है। तो ये जो हाइड स्पीच और वितस्ता है इसका दोनों आंसर सही हो सकता है, ये दोनों इसका आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो आप लोग बताइए कि वह कौन सा शासक था जिसकी सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2000 पूछा का प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पोरस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या भाई ऊपर वाला ही है इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, तो आप लोग बताइए कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है। हम इंतजार करते हैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देखने के लिए। ये जो प्रश्न है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जंद अवेस्ता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता यानी मूसा संहिता और इनके पूजा स्थल सिनोगॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध और जैन अवेस्ता पारसियों। तो यहाँ पर जो यहूदियों का आंसर होगा वो सॉरी आपका डी नहीं होगा, वो होगा मूसा संहिता। कौन? बी। सॉरी, थोड़ा फ्लो में गलती हो गई। यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? क्या यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, लेकिन पारसियों के धार्मिक पाठ का नाम जैन अवेस्ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लगाइए। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन वंश आया? नंद, शिशुनाग, मौर्य या हर्यक? तो आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पहले हर्यक फिर शिशुनाग फिर नंद फिर मौर्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए मगध राजवंशों में कालक्रमानुसार इस प्रकार होगा। हर्यक 544 से 5 यानी 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग 412 से 345 ईसा पूर्व, नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 और मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। इस प्रकार विश्व उत्तर विकल्प सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभाष्य लिखा था, आपसे पूछा जा रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए। जो प्रश्न है एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी पतंजलि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देवी यानी देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय श्रय की पहचान की जाती है, यानी किन नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय श्रय की पहचान की जाती है? तो आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो चलते हैं इसकी आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। तो चलते हैं। ये जो प्रश्न है वो एसएससी सीपीयू परीक्षा 2012 का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट को चिकित्सीय श्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीन ही चिकित्सक आयुर्वेद से यानी सिद्धस्थ थे। तो आप लोग किसका आंसर देंगे? चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न, शायद इसमें इतने ही प्रश्न हैं जो अभी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे गए हैं एसएससी में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए और अपने घर वालों और सगे संबंधियों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।